नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, पीयूष प्रवाह जो हमारा चैप्टर है, जो बुक है, उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर तो उसने कहा था जो कहानी है वो कंप्लीट हो गई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पढ़ने में बड़ा आनंद आया होगा, क्योंकि आपके फ्लेवर की कहानी थी ना, तो आपको बहुत आनंद आया होगा। लेकिन जब हम आगे के चैप्टर पे चलते हैं, सेकंड चैप्टर है करमदास जी का, मोहनदास करमचंद गांधी जी जिसके नाम से आप परिचित हो, उनका चैप्टर है सत्य के प्रयोग। सत्य के प्रयोग जो है उनकी एक आत्मकथा है। क्या चीज़ है? आत्मकथा है। देखिए, दो तरह की साहित्यिक विधाएं हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। एक आत्मकथा होती है और एक होती है जीवनी। आत्मकथा के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति अपने जीवन की घटनाओं का वर्णन करता है, स्वयं करता है कि उसके जीवन में कब कहाँ क्या महसूस किया उसने, कौन से इमोशन उसके हृदय के पटल पर कहाँ हैं, ये सब बातें वो व्यक्ति स्वयं बताता है। लेकिन जीवनी के अंदर क्या होता है कि किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में जो उपलब्धियां प्राप्त करी है, उसके जीवन की घटनाओं का वर्णन जो है कोई दूसरा व्यक्ति करता है। लेकिन जब जीवनी लिखी जाती है तो केवल उसके जीवन की जो उपलब्धियां होती हैं उन्हीं का वर्णन किया जाता है। जन्म, मृत्यु, माता पिता, इनके बारे में वर्णन कर दिया जाता है। लेकिन आत्मकथा के अंदर जैसे एक व्यक्ति खुद बताता है, जैसे मान लो मैं अपनी आत्मकथा लिखूं तो मेरे जीवन के अंदर, मान लीजिए मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो कभी किसी स्टूडेंट के साथ में मेरी क्या घटना घटी वो सिर्फ मैं बता सकता हूं, क्योंकि मैंने महसूस किया है। लेकिन अगर आप में से कोई मेरी जीवनी लिखना चाहेगा तो यही बता सकता है कि भाई नाम ये है, इनका जन्म ऐसे हुआ, ये हिंदी के अध्यापक हैं, इन्होंने यहाँ पढ़ाया, ऐसे ऐसे चीज़ें आप लोग बता सकते हो। तो जीवनी और आत्मकथा में अंतर है। तो ये जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सत्य के प्रयोग, ये इनकी आत्मकथा का एक अंश है। आत्मकथा का क्या है? एक अंश है। यहाँ हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं और इसको जो अनुदित किया है वो काशीनाथ त्रिवेदी जी ने, यानी कि काशीनाथ त्रिवेदी द्वारा अनुदित इनकी आत्मकथा सत्य के प्रयोग के कुछ अंश हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंदर 5 शीर्षक हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखें बच्चों, इसे शुरू करने से पहले मैं आपको गांधी जी के जीवन का पूरा वर्णन करना चाहूंगा। और ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि शायद ही ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम होगा जिसमें गांधी जी से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोगों को गांधी जी का जो जीवन है या उनके जीवन से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो आपको याद होनी चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं शुरू से गांधी जी के जीवन के बारे में। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले मैं गांधी जी का परिचय लिख रहा हूँ, ठीक है। गांधी जी का जीवन परिचय, तो जीवन परिचय हम लोग यहाँ समझेंगे। तो सबसे पहले बात देखिए, गांधी जी के जन्म के बारे में बात करें कि गांधी जी का जो जन्म है, गांधी जी का जो जन्म है वो आप सब जानते हो 2 अक्टूबर। ये डेट तो आपको याद है ही, 2 अक्टूबर है। लेकिन सन क्या है? 1869 ईस्वी में। और ये कहाँ हुआ है? ये गुजरात के अंदर हुआ है जन्म। गुजरात के अंदर क्या है? एक काठियावाड़। क्या है? काठियावाड़ रियासत का नाम है, प्राचीन बात, ठीक है। काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। तो ये चीज़ आप समझ रहे हो कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी में गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान पर गांधी जी का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। अब देखिए, इनके जन्म के बारे में बात होगी। अब हम लोग बात करें कि भाई इनके पिताजी का नाम क्या है। तो पिताजी का नाम क्या है? करमचंद गांधी। करमचंद गांधी, ठीक है ना, करमचंद गांधी भी कर दे। तो यहाँ देखिए, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ कि यहाँ जो गांधी शब्द आप देख रहे हो, इस गांधी शब्द का अर्थ क्या होता है। ये गांधी जो शब्द है, जैसे गंदी, गांधी जो बना है वो किससे बना है? गंध। और गंध मतलब सुगंध, परफ्यूम। यानी कि गुजराती भाषा के अंदर, क्योंकि ये गुजराती है ना, गुजरात के अंदर जन्मे, तो गांधी जो शब्द है इसका अर्थ होता है पंसारी। इसका अर्थ क्या होता है? पंसारी। यानी कि इनके जो पिताजी थे वो काठियावाड़ रियासत में
दीवान के पद पर कार्य करते थे। किसके पद पर काम करते थे? दीवान, मतलब एक तरह से प्रधानमंत्री हो गया वहाँ पर। तो वहाँ पर वो दीवान के पद पर काम करते थे। और गांधी जो शब्द है इसका नाम क्या है? पंसारी, उसमें गुजराती भाषा में, ठीक है। लेकिन अगर हम हिंदी भाषा में अगर बात करें तो गंध का मतलब क्या होता है? परफ्यूम, सुगंध, ठीक है, अर्थात सुगंध फैलाने वाला। तो इसी तरह से यहाँ ये नाम है गांधी, यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। और इनकी जो माता जी हैं, इनकी माता का नाम क्या है? पुतली बाई। क्या नाम है? पुतली बाई है, ठीक है। और एक ये ब्राह्मण वैश्य परिवार की स्त्री है, ठीक है। वैश्य का मतलब व्यापारी होता है। बहुत अच्छा संपन्न परिवार था इनका, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो गांधी जी की जो ये पत्नी हम बात कर रहे हैं, ये करमचंद गांधी, यानी कि गांधी जी के पिताजी कौन है? करमचंद गांधी। और उनकी पत्नी का नाम क्या हुआ? पुतली बाई। और ये गांधी जी के पिताजी कौन है? करमचंद गांधी। और माता जी कौन है? पुतली बाई। तो ये जो है, ये करमचंद की जो है चौथी पत्नी है। यानी कि इससे पहले करमचंद गांधी की 3 पत्नियां और थी। लेकिन कहते हैं कि प्रसव जो होता है, यानी कि बच्चे को जन्म देते समय उनका क्या हो गया था? देहांत हो गया। 3 पत्नियां जो थी करमचंद गांधी की, 3 पत्नियां पहले मर गई, ये चौथी पत्नी है इनकी। और इन्हीं से गांधी जी का क्या हुआ? जन्म हुआ। पहले एक परंपरा चलती थी कि बच्चों का बाल विवाह होता था, और आज भी इतने वर्षों बाद भी बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर बाल विवाह होता है। कम उम्र में विवाह होता था, हॉस्पिटलों की इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं होती थी, घर में ही प्रसव होता था। तो कम उम्र में जो है महिलाएं माँ बन जाती थी 13-14 साल की आयु के अंदर ही। तो ऐसी स्थिति के अंदर कई बार जो है दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती थी। तो करमचंद गांधी की जो 3 पत्नियां हैं उनके बारे में यही कहा जाता है कि वो प्रसव के दौरान मर गई थी, ठीक है ना। और ये उनकी चौथी पत्नी है, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ से आगे हम लोग इसके जीवन को और समझते हैं। अब ये डेट दिमाग में रखना, 1869। और 1869 के बाद में अगर हम बात करें तो ये आ गई डेट 1883 ईस्वी। अब ये 1883 ईस्वी जो डेट है, ये कौन सी डेट है बच्चों? इस दिन गांधी जी का विवाह हुआ था। गांधी जी की शादी हुई थी 1883 ईस्वी में। और जब गांधी जी की शादी हुई थी तो गांधी जी खुद कितने साल के थे? 13 साल के थे, 13.5 साल के थे करीब। तो आप ये ध्यान रख ले, 13 वर्ष का जब गांधी जी थे तब इनका विवाह हो गया। और इनकी जो पत्नी है, यानी कि इनका जो विवाह हुआ था वो कस्तूरबा माखनची, नाम क्या है? कस्तूरी बाई नाम है वैसे, कस्तूरी बाई माखनची, मखनची भी बोलते हैं, माखनची बोलते, लेकिन इसी के कस्तू और बा, इसी को लेकर के ये नाम क्या पड़ गया? कस्तूरबा। लेकिन लोग जो प्यार से इनकी पत्नी को क्या कहकर संबोधित करते थे? बा कहकर के संबोधित करते थे। 3 नाम मैंने बता दिया आपको। और जब विवाह हुआ था तो ये कस्तूरी बाई जो है ये थी 14 वर्ष की, यानी कि गांधी जी से 1 साल बड़ी थी। ये गांधी जी से क्या थी? 1 साल बड़ी थी। ध्यान समझो कि जिस समय गांधी जी का विवाह हुआ था उस समय गांधी जी स्वयं तो 13 वर्ष के थे, और उनकी जो पत्नी है वो कितने साल की थी? 14 साल की थी, ठीक है। गांधी जी के अगर पूरा नाम देखें तो मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। तो मोहनदास जो है वो खुद है और करमचंद उनके पिताजी का नाम है, माताजी का नाम पुतली बाई है। इनका विवाह कब हुआ था? गांधी जी का 1883 ईस्वी में हुआ था। पत्नी का नाम क्या है? कस्तूरी बाई माखनची, ठीक है ना। मखनची भी होता है और माखनची ऐसे बोल दीजिए। और इसी के पहले नाम को लेकर ये नाम क्या पड़ा? कस्तूरबा। कस्तूरबा गांधी के नाम से भी जानी जाती है, लेकिन लोगों के अंदर वो बा नाम से भी प्रसिद्ध है। और गांधी जी उसे प्रेम से क्या कह करके बोलते थे? बा कह करके ही संबोधित करते थे। इनका विवाह हो गया। अब देखिए 83 में विवाह हुआ और 84 के अंदर संतान हो गई। यानी कि पहले परंपरा चलती थी, जब ये विवाह हो जाता था तो जो लड़कियां थी वो अपने घर पर भी दूर रहती थी और अपने जो ससुराल है वहां से भी थोड़ा दूर रहती थी। तो ऐसा कहते हैं कि यहाँ ये जो गांधी जी की पत्नी है, इनका
प्रसव हो रहा था, यानी कि जब ये 14 वर्ष की हैं और 84 में जो है इनके एक संतान हुई, लेकिन वो संतान जो है जीवित नहीं रही। ठीक है, वो संतान जीवित नहीं हुई, मर गई। उसके बाद गांधी जी के जो हैं 4 पुत्र हुए, यानी कि 4 संतान हुई और चारों ही क्या हैं, पुत्र हुए। गांधी जी के जो 4 पुत्र हैं उनके अपन बात करें, पुत्रों के नाम की अगर हम बात करें तो एक का नाम है हरिलाल, ठीक है, हरिलाल, और एक का नाम है मणिलाल, हरिलाल और मणिलाल। एक का नाम है रामदास और एक का नाम है देवदास। ठीक है, तो 2 हैं दास और 2 हैं लाल, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, ये इनके पुत्र हैं। जो 4 पुत्र जो नाम आ रहे हैं, ये 4 नाम इनके गांधी जी के पुत्रों का नाम है। ठीक है, तो ये इनका जीवन यहाँ से शुरू हो गया। अब आगे सुनिए भाई, 1883 के बाद की अगर हम बात करें तो 1883 के बाद भाई साहब पढ़ाई करने के लिए पहुँच गए 1888 ईस्वी में। 1888 ईस्वी में जब ये 19वां साल थे, 19 साल में केवल 1 महीना कम बच रहा था, उस समय ये 1888 ईस्वी में चले गए इंग्लैंड। ये कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। और इंग्लैंड क्या करने के लिए गए हैं? ये वकालत की पढ़ाई करने के लिए गए, वकील बनने गए, बैरिस्टर बनने के लिए चले गए। क्या बनने के लिए चले गए? बैरिस्टर बनने के लिए चले गए। इंग्लैंड के अंदर ये वकालत करने के लिए गए। लंदन यूनिवर्सिटी जो कॉलेज है वहाँ पर ये पढ़ाई करने के लिए गए, अंग्रेज़ों के यूनिवर्सिटी में। देखिए कितना अमीर व्यक्ति होगा कि ये उस जमाने में, यानी कि इस समय में इंग्लैंड में पढ़ाई करने के लिए गया। आज की टाइम में देखें तो आप जैसे हम जैसे बहुत सारे लोग विदेश नहीं जा पाते हैं। तो ये जितने भी आंदोलनकारी हुए हैं वो सब के सब ऊंचे घरानों के लोग हैं। ठीक है, जितने भी आंदोलनकारी हुए हैं वो कभी भी निचले तबके से नहीं निकले, मतलब हमेशा पैसे वालों, जिनकी प्रतिष्ठा होती है, जिनका नाम होता है, रुतबा होता है, उन्हीं लोगों ने ये आंदोलन चलाए थे। अपन चाहे नेहरू जी के नाम लेते हैं या किसी भी का भी नाम लें तो वो सब अपने आप में संपन्न लोग हैं। ठीक है, तो 1888 ईस्वी के अंदर ये इंग्लैंड चले गए वकालत की पढ़ाई करने के लिए और 3 साल तक पढ़ाई करी और 1891 ईस्वी के अंदर ये वापस लौट आए भारत आ गए। अब भारत आ गए तो क्या करके आए? ये वकालत की पढ़ाई करके आए हैं। अब वकालत की पढ़ाई करके आए हैं तो इंग्लैंड से भारत में आ गए, तो अब भारत में आके करेंगे क्या? वकालत ही करेंगे। लेकिन ऐसा कहते हैं कि इनकी जो वकालत है भारत में ज़्यादा चली नहीं, ज़्यादा फेमस नहीं हो पाए थे, ये ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हो पाए थे। तो फिर क्या हुआ भाई? फिर क्या हुआ? इनको एक कॉन्टैक्ट मिल गया। नेटाल भारतीय कंपनी थी, तो उस कंपनी का उसे दक्षिण अफ्रीका में नेटाल में 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे उसे भेजा गया। ठीक है, तो ये 1893 ईस्वी में, ये ऐसे ध्यान रख लेना, 1893 ईस्वी के अंदर गांधी जी जो हैं पहुंच गए दक्षिण अफ्रीका। कहाँ पहुंच गए? दक्षिण अफ्रीका पहुंच गए भाई। अब यहाँ गांधी जी जो हैं दक्षिण अफ्रीका में रह रहे हैं। अब दक्षिण अफ्रीका में जब ये गए तो कहते हैं कि वहाँ वो एक केस के मुकदमे में गए थे। समझ में आ गया ना? क्योंकि मैंने अभी बताया ना, वकालत करने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। भारतीय एक फर्म थी, भारतीय फर्म क्या थी? वो गुजरात की कंपनी थी, उसमें वो 1 साल के लिए उसका कॉन्ट्रैक्ट था। तो उसी का एक मुकदमा लेकर के एक केस के सिलसिले में वो कहाँ गए थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो दक्षिण अफ्रीका गए, वहाँ पर उसने मुकदमा लड़ा और वापस भारत आ रहे थे। ठीक है, और गांधी जी के पास में ट्रेन का 1st क्लास का रिजर्वेशन टिकट था, प्रथम श्रेणी का आरक्षित टिकट उनके पास था। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के अंदर रंग भेद नीति चल रही थी। वहां पर भारतीय और जो चीनी लोग रहते थे उनके साथ भेदभाव अपनाया जा रहा था और वहां 1st क्लास के रिजर्वेशन में किसी भी भारतीय को यात्रा करना अलाउ नहीं था। लेकिन गांधी जी जो थे वो प्रथम
फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन टिकट लेकर फर्स्ट श्रेणी के डिब्बे में चढ़ गए। अब चढ़ गए तो वहां जो अंग्रेज लोग बैठे हुए थे उन्होंने देखा कि एक भारतीय इस डिब्बे में कैसे आ गया, और उन भारतीयों ने जबरदस्ती उन्हें उस डिब्बे से उतार दिया। दक्षिण अफ्रीका का वो है कौन सा रेलवे स्टेशन है जहां पर गांधी जी को उतार दिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर रेलवे स्टेशन का नाम है पीटरमर्स। पीटरमर्स जो रेलवे स्टेशन है वहां पर उन्हें उतार दिया गया। अब गांधी जी ने देखा कि यार मेरे जैसे व्यक्ति के साथ में जब इतना भेदभाव हो सकता है तो सामान्य लोगों के साथ कितना बुरा बर्ताव हो रहा होगा। तो उनके साथ जो कंपनी का व्यक्ति आया था उससे कहा कि भाई साहब आप तो जाओ, मैं तो यहाँ पर ये जो भेदभाव हो रहा है इसे समाप्त करके आऊँगा। तो उन्होंने भी काफ़ी समझाया, अरे भाई गांधी जी क्या चक्कर है, अपना काम था, मुकदमा लड़ लिया, चल रहे हो, अब वापिस चलते भारत। बोला कि नहीं भाई मैं नहीं जाऊँगा। और गांधी जी वहीं पर टिक गए, कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में टिक गए और दक्षिण अफ्रीका में रहने लगे वहीं पर। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही रह करके उन्होंने जो भेदभाव हो रहा था उसे मिटाने की कोशिश करी। ये सारी चीजें क्रम से हम लोग पढ़ेंगे, दिमाग में रखना। अब देखिए 1893 से लेकर के और 1893 से लेकर के 1915 ईस्वी तक, ठीक है, 1915 ईस्वी तक ये व्यक्ति कहाँ रहा था? दक्षिण अफ्रीका में ही रहा था। यानी कि ये जो समय है कौन सा समय? 1893 से 1915 ईस्वी तक का जो समय है ये कहाँ बिताया गांधी जी ने? ये दक्षिण अफ्रीका में बिताया। 1888 से लेकर के और 91 तक का जो समय है वो कहाँ पर बिताया गांधी जी ने? वो बिताया इंग्लैंड में। और 91 से लेकर के और 93 तक का जो समय है 2 साल वो बिताए गांधी जी ने कहाँ? भारत में। कहाँ पर बिताए? भारत में बिताए। और 93 से लेकर और 15 तक 1915 तक ये कहाँ बिताए उन्होंने? दक्षिण अफ्रीका के अंदर। और गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, कि ध्यान रख लेना, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी पूरी तरह से भारत में लौट आए थे, वापस लौट आ गए थे। लेकिन इस समय गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका के अंदर कई तरह की जो नीतियां हैं उनमें बदलाव करके आए थे। भेदभाव वाली जो नीति थी उसको मिटाकर आए थे। गांधी जी का काफी नाम हो चुका था यहां तक, ठीक है। तो 9 जनवरी के दिन जब गांधी जी भारत में आ गए थे तो इसी वजह से गांधी जी के कारण से यहाँ हमारे मनाया जाता है NRI डे, यानी कि भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, तो कंपटीशन एग्जाम में बच्चों ये पूछा जाता है कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। अब देखिए गांधी जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को। विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? ये भी 2 अक्टूबर को। ध्यान रख लेना कि भारत के अंदर गांधी जी के जन्म को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। और पूरे वर्ल्ड में उसी दिन को किस रूप में मनाया जाता है? विश्व अहिंसा दिवस। किस रूप में मनाया जाता है? विश्व अहिंसा दिवस। तो विश्व अहिंसा दिवस पूरे वर्ल्ड के अंदर मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, और गांधी जयंती जो है वो हमारे भारत में 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। ठीक है, तो ये दोनों ही 2 अक्टूबर उनके जन्म तारीख को लेकर है। 9 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़े प्रवासी तो यही थे। ठीक है, प्रवासी का मतलब है NRI। ठीक है, विदेश में रहकर फिर भारत में लौट आए। अब यहां पर देखिए 1915 में ये भारत आ गए और इनके जो राजनीतिक गुरु थे, गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे जिनका नाम क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। उनके राजनीतिक विचारों से गांधी जी काफी प्रभावित थे। जब वो भारत में आए यहाँ 1915 में, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने उनसे एक प्रतिज्ञा करवाई कि तुम्हें भारत में रह करके अभी 2 साल तक किसी भी विषय पर कोई विचार नहीं बनाने, तो आपको पहले यहाँ की परिस्थितियाँ देखनी है। ठीक है ना। तो गांधी जी यहाँ 1915 से लेकर 1917 तक कुछ नहीं करते हैं, और 1918 के अंदर आपको ध्यान हो तो एक बड़ा आंदोलन वो कर देते हैं जिसका नाम क्या है? चंपारण सत्याग्रह।
खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है ना, बिहार के अंदर यानी कि चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है, और मजदूर मील सत्याग्रह जो है, इनके शुरू के आरंभिक 3 सत्याग्रह जो हैं वो प्रसिद्ध हैं, ठीक है, 18 के अंदर, 19 के अंदर, ठीक है, 17, 18, 19। और उसके बाद में क्या होता है बच्चों, ये घटनाएं छोड़ो आगे, उसी के बाद में ये 1920-21 के अंदर एक बड़ा आंदोलन भारत के अंदर छेड़ देते हैं, असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन छेड़ देते हैं? लेकिन आप ध्यान दीजिए, इसी से पहले आपने पिछला चैप्टर पढ़ा है लहना सिंह वाला। कौन सा पढ़ा है? लहना सिंह वाला। तो हम तो कह रहे हैं कि ये 1915 में भारत आए, लेकिन पूरा जो वर्ल्ड वार है, विश्व जो युद्ध है, वो कब छिड़ चुका था? 1914 के अंदर ही। 1914 से लेकर के और 1918 ईस्वी तक, 1914 से लेकर के और 1918 ईस्वी तक क्या हुआ था? आपको ध्यान हो तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ये किस किस के बीच में हुआ था? किस किस के बीच में हुआ था बताइए? इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में हुआ था। देखिए बच्चों, पढ़ तो आप हिंदी रहे हो, लेकिन आपको लग नहीं रहा कि हम हिंदी नहीं पढ़ रहे, हम तो इतिहास में पहुंच गए, हिस्ट्री पढ़ने लग गए। यही पढ़ाई होती है कि हमें ये नहीं देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, हमें ये देखनी है नॉलेज क्या है हमको, ठीक है। गांधी जी की 4 लाइनें मैं बता देता आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, रीडिंग लगा देता चैप्टर की, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस ढंग से पढ़ाइयाँ नहीं होती हैं। मैंने अपने जीवन में जो पढ़ाई करने का तरीका अपनाया है वो यही अपनाया है कि अगर पढ़ते समय किसी लाइन में कोई ऐसा शब्द आ गया जिसका चित्र मेरी आंखों में नहीं बन रहा है, जिसको मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तो मैं उस शब्द को गूगल पे डालता हूं और उस शब्द को पढ़ता हूं कि भाई क्या क्या चीजें हैं इसके, इसका अतीत क्या है, इसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी क्या है, सब निचोड़ के निकाल करके फिर मैं उस चीज को अपने नॉलेज को बढ़ाता रहता हूं। यानी कि एक चीज जीवन में जरूर सीख लीजिए आप लोग कि आप जो अपनी किताबें पढ़ते हो वो केवल और केवल रीडिंग करते हो, ठीक है, और उनको रटते हो। इससे आपकी नॉलेज नहीं बढ़ने वाली। आपको उस कोई सी भी बुक हो, उसके अंदर हर बार आपको नए शब्द मिलेंगे। आपका काम क्या है? उन नए शब्दों को गोले लगाओ, उन शब्दों को सर्च करो और उन शब्दों को सर्च करने के बाद अपनी नॉलेज बढ़ाओ, ठीक है। इसी से आपकी नॉलेज बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अभी आप 12th के विद्यार्थी हो और 12th के बाद में आप लोग करेंगे कंपटीशन की तैयारी, और जब कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो वहाँ ये सीमित चीज़ें काम नहीं आने वाली, ठीक है। वहाँ आपके पास एक समझ होनी चाहिए, एक ऐसी समझ होनी चाहिए जिससे कि आप IAS, RAS, IPS कुछ भी अधिकारी बनना चाहो बन सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने जो तरीका बताया उसको जरूर अपना ले। आप जो भी बुक पढ़ते हो उस बुक में जो भी शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा है उस शब्द को गोले लगा लो और उसे गूगल पे सर्च करो, ठीक है। और गूगल पे सर्च करने पर भी अगर नहीं मिल रहा है तो आपका जो सब्जेक्ट टीचर है उससे डिस्कस करो, सर इस शब्द को जरा समझाइए, हमें इसका अर्थ बताइए जरा, ठीक है। इस शब्द का सबसे पहली बार किसने प्रयोग करा होगा, इस शब्द को किस वे में लाया होगा। शब्दों से खेलना सीखिए। जब आप शब्दों को पकड़ना सीखेंगे तो आपकी नॉलेज अपडेट हो जाएगी। कहाँ हमने लहना सिंह वाला चैप्टर पढ़ा और कहाँ ये चीज गांधी जी में काम आ रही है नहीं आ रही, सब चीजें लिंक हो जाती है। अब ये थोड़ी ना है कि इस लाइन को आपको वहीं याद रखनी है, सब जगह याद रख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां हम बात कर रहे थे कि 1914 ईस्वी के अंदर युद्ध छिड़ जाता है इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में। 1914 में, जब ये 1915 में गांधी जी यहां भारत में आए थे तो ये अंग्रेजों का समर्थन करते थे, विरोध नहीं करते थे, ठीक है ना। जेंटलमैन की उपाधि इनको दी गई कि गांधी जी जैसा जेंटलमैन नहीं है। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने यहाँ प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो जो भारतीय लोग थे उनको इस बात के लिए प्रेरित किया था कि वो इंग्लैंड की मदद करें, इंग्लैंड की सेना में भर्ती हो जाएं और उनकी मदद करें। इसीलिए अंग्रेजों ने इस युद्ध के बाद में गांधी जी को एक उपाधि दी थी, ठीक है। और इसी समय गांधी जी को क्या कहा था? भर्ती करने वाला सर्जेंट, ठीक है ना। तो ये जो उपाधियां हैं
ये किस तरह से मिली है, इनको महात्मा गांधी किसने कहा है, इन्हें राष्ट्रपिता कह करके किसने संबोधित किया है, ठीक है। तो ये सारी बातें अपन बात करेंगे, बापू कहकर किसने संबोधित किया है, तो ये हमारी नॉलेज आएंगी यहाँ पर, ठीक है। गांधी जी है, पाकिस्तान का गांधी किसको कहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है। अपने राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है, ठीक है। हर तरफ ये चीजें हम लोग सीख सकते हैं। बहुत विस्तार है नॉलेज का, बहुत बड़ा दायरा है। हमने केवल ये 5 किताबें ले ली अपने कोर्स की और राजी हो रहे हैं, हम 12th में पढ़ रहे हैं। अरे सारी दुनिया पढ़ रही है बच्चों, ठीक है। अपनी नॉलेज बढ़ाओ। कैसे? कोर्स के अलावा प्रतिदिन 1 पन्ना, आधा पन्ना अदर चीज़ें पढ़नी है। कौन सी अदर चीज़ें? जो हमने राउंड लगाए अपनी किताब में, अपनी बुक में जो गोले लगाए हैं, उन गोलों को सर्च करके पढ़ना है। ये आपकी अदर नॉलेज हो गई, क्योंकि और स्टूडेंट केवल उसको रीडिंग निकाल करके ले जाएंगे, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उन शब्दों को सीख रहे हो, उनकी इमेज देख रहे हो, ठीक है ना। आप उनका डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हो पूरा, यार ये क्या चीज़ है, तो आपकी नॉलेज एक्स्ट्रा होगी। समझ बैठ गई बात? तो चलिए ध्यान से देखिए बच्चों। तो यहाँ गांधी जी के जीवन के बारे में बात आ गई। इससे बहुत बड़ा विस्तार है गांधी जी का। असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है और उसके बाद भी बहुत सारी घटनाएं घटती जाती हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है 1919 के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होता है, 21 में असहयोग आंदोलन छेड़ दिया जाता है। उसके अंदर भी फिर चोरी चोरा कांड हो जाता है। उसी घटना के कारण से गांधी जी उस आंदोलन को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और उसी के बाद में शहीद भगत सिंह, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों का जन्म उदय होता है, ठीक है। तो ये सारी घटनाएं जो है जुड़ी चल रही हैं, इनके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सत्य के प्रयोग, उसके अंदर 5 शीर्षक हैं, यानी कि 5 टाइटल हैं। उन 5 टाइटलों के बारे में यहाँ तक ही मैंने जानकारी बता दी, इनसे चीजें सीखेंगे। अब देखिए, एक घटना तो आएगी इंग्लैंड से संबंधित, इंग्लैंड से संबंधित आएगी। तो यहाँ जो घटना है उसका शीर्षक क्या है बुक में आपके, सभ्य पोशाक में। कौन सा शीर्षक है? सभ्य पोशाक में। और जो दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो घटना घट रही है उसका नाम आएगा बलवान से भिड़ंत, यानी कि अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध डट करके सामना करना चाहिए। और जो इंग्लैंड में जो घटना बताएंगे ये सभ्य पोशाक में, उसमें उन्होंने शिक्षा क्या दी है कि विद्यार्थी को छद्म वेश से, भ्रम से बचना चाहिए। विद्यार्थी को केवल वो काम करने चाहिए जो एक विद्यार्थी को शोभा देते हैं, अर्थात उसे अपने व्यवसाय से संबंधित तैयारी करनी चाहिए। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो और आप सीए बनना चाह रहे हो तो आपको वो तैयारी करनी चाहिए। आप साइंस के विद्यार्थी हो, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपको नीट क्लियर करनी है, ठीक है, आईआईटी क्लियर करनी है, तो आप उस पर फोकस कीजिए। आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत अच्छा यहाँ पढ़ने के लिए इंस्टीट्यूट का चुनाव कर दिया और उसके बाद में आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा रूम दिला दिया, आपको पीजी रख दिया। अब आप क्या कर रहे हो, वहाँ उस कमरे का दुरुपयोग करना शुरू कर देते हो, क्योंकि फ्रेंड सर्किल होता है, पेरेंट्स है नहीं ध्यान रखने वाला। तो आप लोग, जैसे गांधी जी इंग्लैंड गए थे तो गांधी जी के भी हवा लग गई थी। मैं आपको यही बताऊंगा, उन्होंने अपनी सत्य के प्रयोग जो आत्मकथा है उसमें उसने बताई है कि जब मैं इंग्लैंड गया था तो मैं भी सभ्य बनने के लिए, अंग्रेजी समाज में घुल मिलने के लिए कई तरह के मेरे ऊपर भी हवा लग गई थी, ठीक है। गांधी जी जब गए थे भारत से तो अपनी ट्रेडिशनल वेशभूषा, मतलब धोती कुर्ता, समझ में आया ना, पगड़ी लगाकर गए, लेकिन वहां पर अंग्रेजी समाज में कैसे घुले मिले, तो वहां पर बढ़िया सा सूट सिलवाया उन्होंने, टाई लगाई, जेब से लटकने वाली सोने की चैन मंगवाई, घड़ी मंगवाई, चिमनीदार टोपी, दोनों तरफ बीच में मांग निकाल के बालों को ऐसे, और बढ़िया अपडेट होकर के जाते थे, ठीक है ना। तो गांधी जी का जो जीवन है वो आपको समझाएंगे कि किस तरह से गांधी जी इतने बड़े घराने में पैदा होकर सभी सुख सुविधाओं से संपन्न होने पर, इंग्लैंड जैसी जगह पर पढ़ाई करने के बावजूद भी देश के लिए उनका झुकाव इतना अधिक क्यों हो गया, और उन्होंने अपने जीवन में वस्त्रों को त्याग कर एक खादी की धोती को पहनना क्यों स्वीकार कर दिया। ये सारी घटनाएं आप लोग गांधी जी को जब पढ़ेंगे जब समझ में आएंगे। गांधी जी के लिए कई बार बहुत कुछ बोला जाता है। देखिए, व्यक्तिगत जीवन हर किसी का अपना अपना होता है। अभी आप जिस युवा अवस्था में हो, ऐसी स्थिति में हर किसी
किसी के ज़िंदगी में कुछ ना कुछ घटनाएं जरूर घटती हैं, ठीक है, तो वो व्यक्ति विशेष से जुड़ी होती है, हम सबके साथ होता है। लेकिन जब धीरे धीरे व्यक्ति को समझ आती है, हम अपने देश के लिए कुछ करते हैं, तभी हम लोगों की नज़रों में महान बन पाते हैं, ठीक है। अब भी आप लोगों को ये सब चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा बच्चों। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके जितने भी पॉइंट है, इनमें से एक एक पॉइंटों को हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, समझाना शुरू करेंगे। पहले मैं आपको पूरा चैप्टर ढंग से समझा दूंगा। पूरा विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को, बुक का एक भी क्वेश्चन आपको रटना नहीं पड़ेगा। जितनी भी दोनों बुक हैं, दोनों बुक में से एक भी क्वेश्चन रटना नहीं पड़ेगा। व्याकरण नहीं रटनी पड़ेगी आप लोगों को। आपको जो प्रैक्टिस करनी है, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, निबंध और पत्र, दो चीजों की प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है बच्चों। यहां नंबर कटने की संभावना रहती है। व्याख्या करने की प्रैक्टिस करनी है और जो लेखक परिचय है, कवि परिचय, उसे याद करने की। जो बड़े प्रश्न है ना, वो हमारे इतने बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएं, क्योंकि 4-4 नंबर के प्रश्न आते हैं, उसमें सीधा वो 2 नंबर उड़ाता है, 2.5 नंबर उड़ाता है, 1.5 नंबर उड़ाता है। लेकिन मान लो प्रश्न ही 2 नंबर का है, 1 नंबर का प्रश्न, उसमें कितना काटेगा? काट ले बेटा, आधा काटेगा। समझ में आई नहीं आई? लेकिन जो बड़े प्रश्न होते हैं, 4-4 नंबर के प्रश्न होते हैं, 6 नंबर के प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों को हमें अच्छे से तैयार करने चाहिए। उसमें नंबर नहीं कटने चाहिए। 6 नंबर का है तो पूरे के पूरे 6 मिले या 5.5 मिले, आधा ही नंबर काट पाए वो। ऐसा नहीं है कि 6 नंबर से सीधा ही 3 नंबर दे दे वो, तो कितना बड़ा नुकसान होता है नंबरों को, ये ध्यान रख लेना। तो मैं आपको वो सब तरीके बताऊंगा कि नंबर किस ढंग से आपके अधिक आ सकते हैं, उनमें किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विश्वास बनाए रखिए, जुड़े रखिए और यार दोस्तों से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराओ। फटाफट 1000 सब्सक्राइब करवा दीजिए। सिर्फ अभी 1919 ही हुए हैं, 919 हुए हैं मतलब, ठीक है। तो फटाफट करवा दीजिए। मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।